भी किसी को अग्रीमेंट करना है तो क्या अकेले वो खुद के साथ अग्रीमेंट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, सिर्फ प्रॉमिस कर सकता है, खुद को ऑफर, खुद ही को एक्सेप्टेंस, खुद ही के साथ प्रपोजल, ये सब चीजें कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो एक अग्रीमेंट के लिए एटलीस्ट 2 पार्टीज होने चाहिए, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ ही अग्रीमेंट कर सकता है। और कंसेंसस एज रिडीम, इट मींस बोथ द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट मस्ट अग्री अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। अगर मैंने आपको कहा है कि मैं आपको मूवी ले जाऊंगी, कोई भी तुम्बाड़ मूवी ले जाऊंगी, तुम्हारे साइड से कंसेंट आनी चाहिए कि हमें ये मूवी देखनी है। अगर तुम्हारे यहाँ से कंसेंट नहीं है कि ये वाली मूवी नहीं दूसरी मूवी देखनी है, तो ये एक अग्रीमेंट नहीं फॉर्म होगा। तो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लुरैलिटी, मतलब सिंगुलर पर्सन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। कंसेंसस एज ईडीएम के आगे लिख लो कंसेंट अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, कंसेंट अबाउट सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज को लेके अग्रीमेंट हो रहा है उसमें दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, हाँ, सेम माइंड से। सेम माइंड होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन। एन ऑब्लिगेशन इज द लीगल ड्यूटी टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। सब समझते हैं एब्सटेन फ्रॉम डूइंग क्या होता है? कोई चीज को रोकना। अग्रीमेंट 2 तरीके का हो सकता है, इधर ये काम करो इसका अग्रीमेंट, इधर ये काम मत करो इसका अग्रीमेंट। तो लीगल ड्यूटी क्या है? टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग व्हाट वन हैज प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ये वर्ड याद रखना, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। लीगल ड्यूटी आपकी क्या होती है? या तो कुछ करना है या तो कुछ नहीं करना है। सेक्शन 2B बस मार्क कर लो, लिखा है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट। एसेंट यानी कंसेंट। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स क्या? प्रॉमिस। ये अपन ने ऊपर भी पढ़ा था जब अग्रीमेंट की डेफिनेशन देख रहे थे, ठीक है। अब ऐसे कौन से अग्रीमेंट से जो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते, आप बताओ। इलीगल होने चाहिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन सकते, यानी वो वॉइड हो जाते हैं एट दैट मोमेंट ओनली। और माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते, पर माइनर के साथ तो अग्रीमेंट भी नहीं कर सकते ना। ऐसे कौन से अग्रीमेंट्स हैं? अग्रीमेंट क्या? ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रपोजल, प्रॉमिस, यही सब पढ़ा था इक्वल्स टू अग्रीमेंट। ये जब अग्रीमेंट बन गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट मतलब विच इज एनफोर्सड बाय लॉ। तो जिसने इलीगल बोला वो सही है कि इलीगल अग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। इसमें लिखा है एक तो रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स और एक हस्बैंड वाइफ। मतलब मैं आपको ये आज कह रही हूं कि मूवी ले जाऊंगी, मूवी नहीं ले गई तो क्या सूट फाइल करोगे? सिविल कोर्ट जाओगे? नहीं। तो ये क्या है? एक सोशल मैटर है। दो फ्रेंड्स ने कुछ डिस्कस किया कि कल पार्टी में जाना है, ये एक सोशल मैटर है। इस बात को लेके आप सूट फाइल नहीं कर सकते। दीज अग्रीमेंट्स जो डेली बेसिस पे प्रोमिस आपस में सोशल मैटर्स को होते हैं, इसके लिए सूट फाइल हमें नहीं करना है, हम इसके लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते। और हस्बैंड वाइफ क्लियरली बोल दिया, क्यों? क्योंकि हस्बैंड वाइफ डेली एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रॉमिस करते हैं। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि तुम रोज हस्बैंड कुछ कुछ बोलेगा तो रोज वाइफ सूट फाइल करने आएगी। इसलिए हस्बैंड वाइफ जब तक उसको ऑन पेपर लीगल क्रिएशन नहीं दे देते हैं तब तक हम उसको अग्रीमेंट ही मानेंगे। और इसके लिए हमारे पास मत आना कि कल इसने प्रॉमिस किया था, इसने व्हाट्सएप पे गलत स्टेटस डाल दिया, इसने कहा था ये फोटो डालूंगा, ये सारी बातों को लेके हम कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स नहीं कर सकते। सबको याद है एक बाल्फा वर्सेस बाल्फा केस पढ़ा था? किसी को याद है वो केस? तुम लोगों ने बचपन में सीएसईटी में पढ़ा होगा। अब्रॉड में रहता था, पैसे मेंटेनेंस भेजता था, तो उसने उसको मेंटेनेंस देना बंद कर दिया। जिनको नहीं पता मैं बताती हूँ फिर। इसलिए मैं उसको पेमेंट नहीं दे रहा हूं। अब देखो क्या हुआ कि एक हस्बैंड और एक वाइफ है, ठीक है। एक हस्बैंड अब्रॉड में रहता है और उसने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं वहां रहूंगा, मैं तेरे से दूर रहूंगा, लेकिन हर महीने तुझे कुछ ना कुछ पैसे भेजूंगा। उसको हम कहते हैं अलाउंसेस, मेंटेनेंस अलाउंसेस मैं तुझे दूंगा। बीच में वो मेंटेनेंस अलाउंसेस उसने देना बंद कर दिया और उसने ये उस पर इल्जाम लगाया कि तुम मेरे पे चीटिंग कर रही हो, क्योंकि मैं तुमसे दूर हूं तो तुम अफेयर चला रही हो, तो मैं तुम्हें मेंटेनेंस नहीं दूंगा। अब क्योंकि उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि मैं तुम्हें हर महीने इतने इतने पैसे भेजूंगा, तो उसने उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया।
कोर्ट का कहना है कि ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ वैसे जनरल अग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हुआ है, तो इस चीज पे आप अपने हस्बैंड पे केस फाइल नहीं कर सकते। समझ आया सबको? एक लिखा है agreements relating to social matters, जैसे कि two persons to go together on for a मतलब cinema for a walk does not create a legal relation, ये सब contracts नहीं बन सकते। दूसरा लिखा हुआ है Balfour versus Balfour, husband working in a salon agreed in writing to pay housekeeping allowances to wife living in England. On receiving information she was unfaithful to him, he stopped allowances. Held he entitled to do so, क्योंकि उसने उसके अगेंस्ट चीटिंग किया तो उसको गुस्सा आ गया, वो क्यों मेंटेनेंस देगा? This was more domestic arrangement, no intention to create legally binding relation, hence there was no contract. ये केस कोई नहीं भूलेगा, वहां पे स्टार मार्क कर दो, Balfour versus Balfour। हाँ, पढ़ाई होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अभी ऐसा है कि तुम लोग रिलेट कर पाओगे, पढ़ भी चुके हो और कॉन्ट्रैक्ट यूजुअल बेसिस पे पता सुना भी है। हाँ, भूलने लायक केस है भी नहीं। थ्री कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम द अबव डिस्कशन। पहला, जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको क्या होना चाहिए? एक लीगल रिलेशन होना चाहिए। जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो क्या होना चाहिए? एक लीगल रिलेशन होना चाहिए। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉ ऑफ दोज अग्रीमेंट्स विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, दोज ऑब्लिगेशन विच हैव सोर्स इन द अग्रीमेंट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो किस सोर्स से आया है? अग्रीमेंट के सोर्स से, मतलब एक प्रपोजल, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस हुआ है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है। अग्रीमेंट इज द जेनिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द स्पीशी, मतलब अग्रीमेंट छोटा पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा पार्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर agreements but all agreements are not contracts। अब वापस बोल रहे हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यहां पे फिर से वो केस लिख दो, Balfour versus Balfour। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, वहां फिर से लिख दो Balfour versus Balfour। एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका एक लीगल रिलेशन होना जरूरी है। हस्बैंड वाइफ सोशल मैटर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे प्रॉपरली स्टैंपिंग करा के कोई बात करते हो तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए इलीगल काम करने बोलोगे तो उसको हम काम नहीं कंसिडर करेंगे, लीगल काम बोलोगे तो उसको हम कंसिडर करेंगे। तो आपका इंटेंशन हमेशा क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि अगर मैंने किसी का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप मुझे 100 पैकेट ऑफ चिप्स भेजोगे, मैं आपको उस 100 पैकेट ऑफ चिप्स का पेमेंट करूंगा, ये क्या है? लीगल रिलेशनशिप। इट इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दैट देयर मस्ट बी इंटेंशन अमंग बिटवीन द पार्टीज, अग्रीमेंट शुड बी अटैच्ड बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अगर दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि सी का मर्डर करेंगे तो ये लीगल रिलेशन है क्या? नहीं, ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। जो आप रिलेशन क्रिएट भी कर रहे हो, भले वो एक काम करने के लिए कर रहे हो, लेकिन ये इलीगल इंटेंशन है। If there is such intention on the part of parties, there is no contract between them. Agreement of social or domestic nature do not complete towards a legal relation. So social matters और husband wife इनके बीच में लीगल रिलेशन नहीं बनता है, इनके बीच में जनरल रिलेशन बनता है, सोशल रिलेशन बनता है, ठीक है। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आशी, एक बार रीड करना। ये बच्चे फॉर एग्जाम्पल, रुक जाना, आपस में बोला कि मैं तुझे साइंस पढ़ा दूंगा, तू मुझे आर्ट पढ़ा देना। आप लोगों ने बोला मैं तुझे जिगल पढ़ा दूंगा, तू मुझे एफएम पढ़ा देना। तो ये क्या है? एक सोशल रिले। अगर उसने नहीं पढ़ाया तो सूट फाइल करोगे क्या? नहीं करोगे। ठीक है, कमर्शियल बिजनेस अग्रीमेंट्स में एक्चुअली लीगल रिलेशन करते हैं, ये वाले अग्रीमेंट में ऐसा रिवर्टेबल है, यानी कैंसिल हो सकता है कभी भी, कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि तुझे फुलफिल करना ही है, ठीक।
ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्या देखा, अग्रीमेंट्स। कौन से अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं बच्चे, सोशल मैटर्स और हस्बैंड वाइफ। कौन से अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, सोशल मैटर्स और हस्बैंड वाइफ। जब हम हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं तब हम कौन सा केस देख रहे हैं, बेल्फोर वर्सेस। जब हम सोशल वाला देख रहे हैं तो हमने दो एग्जांपल्स पढ़े, एक सिनेमा और गो फॉर अ वॉक टुगेदर। तो ये दो चीजें आपको याद रख। फिर हमने देखा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन के लिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पीछे क्या होना चाहिए, एक लीगल इंटेंशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक लीगल इंटेंशन। इसके साथ हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा कि कोई एक पर्सन बोल रहा है कि मैं आपको क्या रेंडर करूंगा, एडवाइस रेंडर करूंगा। किन दो चीजों में, साइंस और आर्ट में। ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी पर्सन बाउंड नहीं है लीगली कि उसको ये काम करना ही है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैंने सेल ऑफ गुड एक्ट में कंटिंजेंट का मतलब बताया था, हो भी सकता है नहीं भी। कंटिंजेंट यानी कंडीशन नहीं, कंटिंजेंट यानी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। कंटिंजेंट वर्ड का मतलब है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ये काम हुआ तो हम ये काम करेंगे। भाई तेरी नौकरी लगी तो तेरी ए से शादी होगी, वरना तेरी शादी नहीं होगी। मतलब उसकी नौकरी नहीं लगी तो क्या कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा, नहीं होगा। तो हमने कोई ना कोई कंटिजेंसी लगा दी है कि कोई काम होगा तो ही हम आपके साथ काम करेंगे, वरना हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट इज कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल यानी उसके साथ जुड़ के आता है। ठीक है, डज और डज नॉट हैपन, कोई इवेंट होगा या फिर कोई इवेंट नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में टू डू समथिंग और not to do something. Example, a contract to sell 110 bales of cotton of rupees 20,000 if the ship by which they are coming returns safely. मतलब ship आई तो ही वो 10 कॉटन उसको देगा 20,000 के, अगर नहीं आई तो देगा क्या, नहीं। तो जो शिप का आना जाना है वो क्या है बच्चे, कंटिंजेंसी। वो क्या है, कंटिंजेंट। कंटिंजेंसी मतलब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब कुछ रूल्स दिए हुए हैं, पहले मार्क करो। देखो सारे पॉइंट सेम है लेकिन सिर्फ एक यही एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज है। पहली हेडिंग, हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। पॉइंट नंबर ए में मैंने मार्क किया है हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। पॉइंट नंबर बी में देखो नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। पहले वाले में क्या था, हैपनिंग, दूसरे वाले में क्या है, नॉन हैपनिंग। फिर लिखो एन अनस्पेसिफाइड टाइम, सी में क्या है, अनस्पेसिफाइड टाइम। और डी में क्या है, फिक्स्ड पीरियड। डी में क्या है, फिक्स्ड पीरियड। ई में है नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स्ड पीरियड। इसके साथ हैपनिंग भी मार्क कर लो ऐसे डी में। और लास्ट है टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग विच एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस। मतलब लास्ट वाला सिर्फ इम्पॉसिबिलिटी। पहला वाला क्या था बच्चे, पहला वाला हेडिंग क्या है, हैपनिंग ऑफ एनी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। मतलब कोई एक ऐसा अनसर्टेन इवेंट हमने डिसाइड किया है जो अगर होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, फ्यूचर कोई अनसर्टेन, अनसर्टेन यानी जो सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, शायद वो हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। तो अगर वो इवेंट हुआ, शायद से हो गया, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे। एग्जाम्पल देखो, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय बीज हाउस इफ ए सर्वाइव सी। कह रहा है ए ने बोला कि मैं बी का घर खरीदूंगा अगर ए ने सरवाइव कर लिया सी को। मतलब ए की डेथ हो गई और उसके बाद भी सी सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ए की डेथ होना जरूरी है, ये तो अनसर्टेन, हमको पता होता है कि कौन कब मर रहा है, नहीं। ठीक है, तो अगर डेथ वर्ड है, डेथ सबसे ज्यादा अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता कि किसकी डेथ कब हो रही। तो जब ये पॉसिबल होगा, ए की डेथ होगी तभी तो सी को घर मिलेगा ना। तो ये अनसर्टेन इवेंट, जहां अनसर्टेन लिखा है वहां लिखो डेथ। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू बीज हाउस इफ ए सर्वाइव सी। सी मरने के बाद ए उसका घर ले पाएगा। तो अनसर्टेन क्या है, सी की डेथ। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी डाइज एंड एज लाइफ टाइम। ए जिंदा है और सी मरेगा, उसके बाद ए उससे घर ले पाएगा। सबको समझ आया एग्जाम्पल। अनसर्टेन इवेंट यहाँ पे क्या है बच्चे, किसकी,
सी की, उसने उसको बोला कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं तुमसे घर लूंगा अगर ए सर्वाइव सी, ए सी के मरने के बाद भी जिंदा है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरीज सी। अब ये भी अनसर्टेन है कि वो उससे शादी करेगा कि नहीं करेगा। वो उससे शादी करेगा तो मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो ये भी क्या है, एक अनसर्टेन इवेंट है। तो ये होगा जरूर, हैपनिंग ऑफ एनी फ्यूचर अनसर्टेन, होगा जरूर, शादी होगी जरूर, डेथ होगी जरूर, लेकिन ये क्या है, एक अनसर्टेन। तो जब ये चीज होगी उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा। तो ये क्या हो गया बच्चे, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स देख रहे हैं, मतलब हर एक में पॉसिबिलिटी है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन कैसे। अब नेक्स्ट है नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन, जो हम भी हमने बोला ना, किसी की डेथ होगी, किसी के साथ शादी होगी, किसी के साथ कुछ होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब नॉन हैपनिंग मतलब जब ये नहीं होगा, अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। Can be enforced happening that event becomes impossible and not before. A contracts to be a certain sum of money if certain ship doesn't returns. मतलब कि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, शिप वापस नहीं आई तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। शिप सिंक हो गई तो क्या शिप वापस आई, नहीं आई, तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा, हाँ होगा, हाँ होगा। देखो मैं तो शिप बनाना भी भूल गई हूँ, शिप है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये यहां से ए ने भेजी है, ठीक है, इस तरफ जा रही है, ये जा रही है, जा रही है, जा रही है। बी ने बोला कि मतलब मैं एक शिप भेज रहा हूं, ठीक है। अब ए बोल रहा है ये शिप वापस नहीं आनी चाहिए, शिप क्या है, वापस नहीं आनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। तुम्हारे पास पहुंचे ना पहुंचे, मेरे पास रिटर्न बैक शिप नहीं आनी चाहिए। अगर ये मेरे पास रिटर्न नहीं आई तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। शिप क्या हो गई, सिंक हो गई, पानी के अंदर आ गई, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, हाँ होगा, क्योंकि शिप वापस नहीं आई है, सिंक हो गई है। टर्म्स को समझो, कंडीशन को समझो, वो कह रहा है शिप क्या है, रिटर्न नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से पॉइंट देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी अ सर्टेन सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप डजंट रिटर्न। मैं तुम्हें पैसे तब दूंगा जब ये शिप रिटर्न नहीं आएगी। शिप क्या हो गई, सिंक हो गई। मतलब ऐसा इवेंट जो नॉन हैपनिंग बेस्ड है कि मुझे क्या चाहिए, नॉन हैपनिंग क्या है, शिप का रिटर्न नहीं आना। शिप सिंक हो गई मतलब कि रिटर्न नहीं आई तो मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। द शिप संक, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स व्हेन द शिप सिंक्स। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्या है, एन अनस्पेसिफाइड टाइम। हमने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, जब तू मेरे से बाइक लेगा तब मैं तुझे लोन पे करूंगा, तो ये स्पेसिफाइड है क्या, जब तुम करोगे, जब तो ये होगा तब कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो ये क्या है, अनस्पेसिफाइड टाइम। वहां पे एग्जाम्पल नहीं लिखा है, आप लिखो एग्जाम्पल, सी पॉइंट में एग्जाम्पल लिखो। ए कॉन्ट्रैक्ट्स बी, A contracts B to pay off the loan, to pay off the loan taken from B. A contracts B to pay off the loan taken from B when A's bike, when A's bike is sold. When A's bike is sold, बाइक बिकेगी तो मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और तो मैं तुम्हारा लोन पे ऑफ कर दूंगा। डी क्या है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम। अब हमने एक टाइम फिक्स कर लिया है कि भाई कल मेरी बाइक बिकने वाली है तो कल मैं तुम्हारा पे ऑफ कर दूंगा, तो टुमारो पे हमने वो चीज डाल दी है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने टाइम फिक्स कर लिया है कि इस फलाना डेट को बाइक बिक जाएगी तब मैं तुम्हारा लोन पे ऑफ कर दूंगा। सबको समझ आया। नेक्स्ट क्या है, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम बी एनफोर्स्ड व्हेन अ टाइम fixed has expired and such event has not happened before the time has expired if it becomes certain the such event may not happen। इन पूरे रूल्स को मैं आपको शॉर्ट में अभी लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। अब कह रहा है कि एक ऐसा इवेंट हमने ऐसा किया है कि विद इन अ फिक्स टाइम अगर ये काम नहीं हुआ तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक
ठीक है। जस्ट ऑपोजिट कि अगर मैंने आपको बोला है कल मेरी बाइक बिकेगी तो मैं आपका लोन दूंगा, कल मेरी बाइक अगर नहीं बिकी, कल मैंने ऑक्शन रखा है, अगर मेरी बाइक किसी ने नहीं खरीदी तो मैं आपका लोन पे ऑफ कर दूंगा। जस्ट ऑपोजिट, वो लॉ है, वो हर चीज स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट है टू डू, नॉट टू डू एनीथिंग विच इज इम्पॉसिबल। ऐसी बात कर दी जो इम्पॉसिबल, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, भाई अभी मैंने आपको बोल दिया यहां से कूद गए अगर तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये इम्पॉसिबल है, आप सेंसिबल पर्सन हो, आप कूदोगे नहीं। या फिर मैंने ऐसे बोल दिया भाई छत से कूद और तू नहीं मरा, या तेरे को बिल्कुल भी खरोच नहीं आई तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये इम्पॉसिबल है। आप हम कृष्ण नहीं है कि हम गिरेंगे और हम सीधे खड़े हो जाएंगे, हमको चोट जरूर लगेगी टेरेस से गिरने पे। तो ऐसे इवेंट की बात कर दी जो क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब एक स्टिकी नोट लगाओ, ई वाला। अब जैसे मैंने बोला कि कल मैंने आपके लिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट आपसे परसों करूंगी, लेकिन परसों तब करूंगी जब मेरी बाइक नहीं बिकेगी। नॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, हाँ कोई भी ऐसा इवेंट जो नहीं होगा तो करो, वही शिप वाला ले ले, वो ऊपर वाला पॉइंट है हैपनिंग वाला। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बिकेगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। जितने पॉइंट्स है ना बच्चे, हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, हैपन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट, नॉन हैपनिंग ये नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सिर्फ शिप रिटर्न नहीं आई, नॉन हैपनिंग, दोनों हाँ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा, लेकिन जब इवेंट होगा, जब इवेंट नहीं होगा तब। ठीक है, पॉइंट नंबर ए, पहले तुम लोग बेसिक चीज लिख लो, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड। कॉन्ट्रैक्ट, पहली हेडिंग लिखो, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड। लिखा, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड। पहला, हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, तेरी बुक कहाँ है, हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। बी पॉइंट, नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। इसी के नीचे, नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। सी लिखो, contingent upon how a person will act at an unspecified time, contingent upon how a person act at an unspecified time, मतलब कि एक अनस्पेसिफाइड टाइम है, कल ये किसी ने एक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो हेडिंग मैंने लिखवा दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड इन फॉलोइंग में। ठीक है, एनफोर्स मतलब समझ रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होगा। हाउ विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, हाँ बता रही, लिख, कंटिंजेंट अपॉन हाउ अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। D, happening of an event within a fixed time, happening of an event within a fixed time. अच्छा, फिक्स टाइम है बच्चे, ठीक है, मतलब कि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 1 मंथ के बाद आपको मैं ये बुक बेच दूंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 1 मंथ के बाद मैं आपको बेच दूंगी। 1 मंथ हो गया और मैंने बुक नहीं बेची तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। मतलब फिक्स टाइम अगर एक्सपायर हो गया और आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मैंने विद इन अ मंथ बोला था कि विद इन अ मंथ में आपको बुक दे दूंगी, तो हमने एक फिक्स टाइम कर लिया है। अगर मैंने उस टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ आया। फिर इतना लिखा, स्पेसिफाइड फिक्स टाइम तक किसी भी साथ हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। पेरिशेबल का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो पता है कि खराब हो सकते हैं तो 3 डेज, पर ऐसे कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कर सकते हैं। बिल्डिंग को लेके हो सकता है कि यार माल आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, शिप को लेके हो सकता है शिप पहुंचेगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो किसी भी चीज के लिए हो सकता है। ई पॉइंट, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम, ऊपर हैपनिंग लिखा था, अभी नॉन हैपनिंग। बेटा बुक कहाँ है, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम, और लास्ट लिखो इम्पॉसिबल इवेंट्स।
लास्ट लिखो इम्पॉसिबल इवेंट्स। इन इन बातों में जब ये इवेंट होगा या जब जब ये इवेंट नहीं होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा। सपोज उस टाइम पे नॉन हैपनिंग लिखा था पर इवेंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड हो जाएगा ना। ये समझो, हैपनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विल एनफोर्स योर कॉन्ट्रैक्ट, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विल एनफोर्स योर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इफ नॉन हैपनिंग में वो चीज हैपनिंग हो गई तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। एग्जाम्पल शिप वाला ही समझो कि मैंने बोला शिप रिटर्न नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, रिटर्न नहीं आई, ये क्या है? नॉन हैपनिंग। मैं चाहता हूं ये इवेंट नहीं हो लेकिन रिटर्न आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट। किस किस को डाउट है अभी भी पूछ लो। सबको समझ आ रहा है? आयशी चलो। लॉ, ये अपन पढ़ चुके हैं। लॉ रिलेटिंग टू अदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडेनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, जॉइंट वॉचर हमको पढ़ना है, बाकी हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है। नेक्स्ट है असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तुमने पढ़ा हुआ है बच्चे, ये तो सबसे इजी टॉपिक है। क्या होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स? ऑफर होना चाहिए, एक एक करके बोलो। लीगल रिलेशन होना चाहिए, ऑब्लिगेशन लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, कोई भी पॉसिबल इवेंट होना चाहिए, मतलब ऑफर आपका सर्टेन होना चाहिए, और फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, और कंसेंट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए। हाँ, केपेबल, वही पॉसिबल होना चाहिए, और पर्सन केपेबल, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए। देखो पहला क्या लिखा है? एंड ऑफर। उसके बाद क्या लिखा है? एंड एक्सेप्टेंस। मतलब फर्स्ट पॉइंट एक्सेप्टेंस होना चाहिए ऑफर का, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इसके दो पॉइंट्स ऊपर पड़े थे कि कौन से अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, कौन कौन से? सोशल मैटर्स और, वेरी गुड। मुझे कितने अच्छे लग रहे हो तुम लोग अभी यार, शाम दिन तक तो बापरे मेरे खुशी हो रही है। चलो नेक्स्ट, लॉ ऑफ, मुझे एक्चुअली अब सीआरपीसी और एविडेंस पढ़ाने में मजा आएगा। हम वो सुबह पढ़ेंगे, क्रिमिनल वाले के एक्ट्स, वो इंटरेस्टिंग है। वो हम सुबह, रात में तो दिन में तो मेरी ऐसी शक्ल तो रात हो गई हो। चलो, लॉफुल कंसिडरेशन। उसके बाद क्या होना चाहिए? लीगली केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। फिर जेन्यून कंसेंट यानी फ्री कंसेंट होना चाहिए। जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी कंसिडरेशन है, वो लीगल होना चाहिए। नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन मतलब टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होनी चाहिए पॉसिबल हो, सर्टेन हो, क्लियर हो। भाई दो भेज देना ऐसा नहीं होना चाहिए, दो ही चाहिए, 10 ही चाहिए, सब क्लियर होने चाहिए। ठीक है। चलो, द अग्रीमेंट इज केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। इम्पॉसिबल को लेके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होने चाहिए। छत से कूद जाओ ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, गोली मार दो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते। एक बार और, जब हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या? ऑफर और एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगली केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, फिर जेन्युइन कंसेंट, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लीगल होने चाहिए, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सर्टेन होने चाहिए और इम्पॉसिबल नहीं होने चाहिए। अब बच्चों जैसे वो आपसे नहीं पूछेगा असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपको एक केस लॉ देगा जिसमें शायद एक आध चीज मिसिंग होगी। ठीक है, बूझो तो जानो टाइप्स होगा। ठीक है, अब एक आध चीज मिसिंग होगी, वहां पे आपको बोलना है कि दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज एज पर एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दीज पॉइंट्स टू बी फुलफिल्ड, जहां पे आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। हेंस इन द अबव केस देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया? क्योंकि हेडिंग क्या है बच्चे? असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कब वैलिड नहीं होता है वो आपको ढूंढना है उस केस में। अगर एक आध पॉइंट मिसिंग है तो स्टार मार्क करो, इससे केस बन सकता है। अब जैसे क्वेश्चन दिया उन्हें, कैन अ अग्रीमेंट ऑन एम्बिशियस टर्म बी वैलिड? नो, एम्बिग्यूअस मतलब धुंधला, वेग, वहां लिखो क्लियर नहीं है। तो हमने पढ़ा ना, सर्टेन होना चाहिए। कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो ऐसी ही लाइन को लेके वो एक केस स्टडी बनाएंगे जिसमें एम्बिगुअस बातें होंगी यानी वेग बातें होंगी। तो वो चीज के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि टर्म्स शुड बी सर्टेन।
अब लिखा है काइंड्स ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्ट। देयर आर टाइप्स ऑफ ऑफर, ठीक है, ऑफर के दो तीन टाइप होते हैं। अब देखो पहला क्या है, ऑफर और प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। इसका मतलब आपको पता होगा, ऑफर क्या होता है, कोई चीज बोलना, प्रपोजल करना बेसिकली, एक्सेप्टेंस मतलब उस चीज को लेके एक्सेप्ट करना। लिखा है एन अग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बाय मींस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अग्रीमेंट कैसे बनता है बच्चे, ऑफर एंड व्हेन वन पार्टी द ऑफरर मेक्स अ डेफिनाइट प्रपोजल टू अनदर एंड ऑफरी एक्सेप्ट्स इट एंटायरली विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन यानी कोई भी काउंटर ऑफर या ऐसी चीज ना करके, देयर मीट्स अ मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ द पार्टी, द कॉन्ट्रैक्ट्स comes into being and assuming that all other elements are प्रेजेंट। ठीक है, कि एक पर्सन ने किसी को एक डेफिनाइट प्रपोजल किया है और दूसरे पर्सन ने बिना किसी क्वालिफिकेशन के उसे एक्सेप्ट किया। व्हाट इज एन ऑफर एंड प्रपोजल। अभी आपको ऑफर का मतलब क्या पता था, ऑफर करना, ऑफर करना याद कर लो। ऑफर इज अ प्रपोजल, ऑफर इज अ प्रपोजल, ऑफर इज अ proposal by one person where there expresses willingness to enter into contractual obligation। अब टिक मार्क वाले क्वेश्चन नहीं है, अब तो लिखना पड़ेगा, तो याद करो ऑफर इज अ प्रपोजल। ऑफर क्या है बच्चे, प्रपोजल, जहां पे वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, विलिंगनेस टू एक्सप्रेस टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ये लाइन याद कर लो, ऑफर इज अ प्रपोजल वेर ही एक्सप्रेसेस विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो अब नेक्स्ट टाइम कोई आपसे पूछो ऑफर मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, तो ऑफर इज अ प्रपोजल जहां पे वन इज एक्सप्रेसिंग हिज विलिंगनेस टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है, इन रिटर्न ऑफ अ फॉर अ प्रॉमिस एक्ट और फोबियंस, मतलब मैं कोई ना कोई काम आपका करके दूंगा, इसका मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ, प्रॉमिस। तो एक और वर्ड ऐड कर लो, प्रॉमिस एक्ट और फोरबियंस। क्या क्या बोला मैंने, ऑफर इज अ प्रपोजल वेयर वन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, उसके साथ क्या वर्ड याद करने हैं, प्रॉमिस एक्ट और फोरबियंस। Kinds of offer, there are generally 7 types of offer with difference as to type of offer and their parties। पहला है particular offer और specific offer, मतलब एक बात को लेके ऑफर, मैंने एक फैक्ट्री में मशीन भेजनी है ऑफ ₹1,00,000, तो ये मैंने सामने वाले को ऑफर किया है कि मेरे पास एक मशीन है, मिस अमित ने ऑफर किया है गुड्डी को, ठीक है, गुड्डी को ऑफर किया है कि मेरे पास एक मशीन है जो कि 1,00,000 की है, तुमको चाहिए क्या। अगर ये बोलेगी हाँ चाहिए, तो ये क्या बन गया, एक्सेप्टेंस, और यहाँ पे ये अग्रीमेंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, स्पेसिफिक कौन सी बात बोली उसने, एक मशीन कितने की, 1,00,000 रुपीज की। ठीक है, अब जनरल ऑफर मतलब अमित ने किसको ऑफर किया है यहाँ पे, गुड्डी को। जनरल ऑफर, मेरा बहुत बार आपने एग्जाम्पल सुना होगा, यार मैं कुत्ता कैसे बनाऊं, मेरा डॉग जो भी ढूंढ के लाएगा उसको मैं 10,000 रुपीज दूंगा। ये क्या है, जनरल ऑफर, मतलब द इंटायर पब्लिक। जब मैं बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं तो वो क्या है, जनरल ऑफर। जब मैं स्पेसिफिक पर्सन को दे रहा हूं तो वो क्या है, स्पेसिफिक ऑफर। अब एक और चीज, कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो, इससे पक्का क्वेश्चन केस आता है ये जनरल ऑफर, और इससे क्या होता है ना, वो बोलता है कि मैंने अपने रामू काका को बोला था कि मेरा कुत्ता ढूंढ के ला, तो मैं तेरे को 10,000 दूंगा। ये जनरल ऑफर है क्या, नहीं, रामू काका को बोला था। ठीक है, अब अगर एक न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, न्यूज़पेपर में क्या दे दी, ऐड दे दी, और रामू काका को बस बताया है कि न्यूज़पेपर में भी ऐड दी है, जो भी कुत्ता ढूंढ के लाएगा उसको 10,000 रुपए देंगे। रामू काका ढूंढ के ले आया अगर कुत्ता, तो क्या उसको ऑफर दिया था क्या, नहीं, जनरल ऑफर दिया था, जनरल पब्लिक को दिया था हमने, स्पेसिफिक ऑफर नहीं दिया था। द ऑफर इज मेड एंड एड्रेस टू अ सर्टेन पर्सन ओनली। स्पेसिफिक ऑफर में क्या है, सर्टेन पर्सन ओनली, मार्क करो। A offers to sell his car to B on a consideration of 1,00,000. This type of offer is a particular या specific offer. General offer. In the general offer, the offer is made to public at large, may be accepted by one. लेकिन ऑफर किसको गया है, पब्लिक एट लार्ज को। स्पेसिफिक ऑफर में
एक पर्सन पर्टिकुलर। अब इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि टिकट्स का ऑफर दिया हुआ है, अम्यूजमेंट का है, रेलवे का है, ये सब जनरल ऑफर है, आपको जो खरीदना है आप खरीद सकते हो, ये सब पब्लिक एट लार्ज के लिए ऑफर है। पार्टिसिपेशन इज लॉटरी, परचेजिंग द टिकट ऑफ परफॉर्मेंस इज अ जनरल ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होगा, तुम गेस करो, क्रॉस ऑफर क्या होगा। हाँ, मैंने आपको कुछ ऑफर दिया, आपने भी मुझे इन क्रॉस कुछ ऑफर दिया। when both the parties makes an offer to each other, when two parties gives offer to each other, this is not material, that is the counter offer and made with similar terms or different terms. Even when two offers were similar terms, no offer was accepted, there will be no concluded contract. एक पर्सन ऑफर देता है, एक पर्सन एक्सेप्ट, दोनों ऑफर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। एग्जाम्पल, ए ऑफर सेल हिज ओल्ड मोबाइल टू बी एट अ प्राइस of 10,000. B offers to purchase A's old mobile at a price of 10,000. This is there is no concluded कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैंने ऑफर किया कि मैं अपना फोन दे रही हूँ आपको 10,000 में, आपने ऑफर किया बेचोगी क्या 10,000 में, दोनों तरफ से क्या आया, ऑफर आया, तो एक्सेप्टेंस कौन देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि कॉन्ट्रैक्ट, मैंने ऑफर दिया तो आपका एक्सेप्टेंस आना चाहिए आपके साइड से सेम टर्म्स पे भी, इवन इफ ऑफर आ रहा है तो भी ये कंक्लूड नहीं करेंगे कि हम कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑफर जरूर है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं होगा। तो वही मैं बोल रही हूँ कि फिर हमें इसको काटना पड़ेगा, अगेन मुझे ऑफर करना पड़ेगा और फिर आपको एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। बोलो कोई जी। हाँ, तो वही वो भी कह रही है कि इन फ्यूचर तो कोई ना कोई एक्सेप्ट कर ही लेगा ना, तब वो बन जाएगा। अभी दोनों ऑफर है तो किसी एक को तो हमको ऑफर क्रिएट करना पड़ेगा ना, वेदर आई शुड एक्सेप्ट और वेदर यू शुड एक्सेप्ट। तो कोई एक पर्सन जब एक्सेप्ट करेगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट, तब कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओपनिंग, कंटिन्यूइंग एंड स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब, कंटिन्यूइंग ऑर्डर मतलब और ओपन ऑफर, तीनों एक चीज है। मतलब अभी तक ऑफर क्या है, खुला है, स्टैंड कर रहा है। ठीक है, कि अगर मैंने आपको बोल दिया, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ गुड्स बेचने का, कि अगर मैंने गुड्स बेचने का ऑफर रखा है तो आप क्रेडिट पे लेते हो, फिर से क्रेडिट पे लेते हो, फिर से क्रेडिट, ये क्या है, ओपन ऑफर है। ये ट्रेडिंग में होता रहता है, हर बार हम क्रेडिट पे माल मंगवाते हैं, फिर आगे बेचते हैं, फिर 3-3-4-4 मंथ्स में पेमेंट करते हैं। तो ऑफर क्या है, ये हमेशा के लिए क्या है, ओपन है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा और स्टैंड करता है। स्टैंड करता है मतलब अभी तक ओपन है। when the person offers to another to supply specific goods up to a stated quantity or in any quantity which may be required। एक बार मैंने बोल दिया भैया 1 किलो चावल ले जाओ, ठीक है, फिर उसके बाद आप 2 किलो मांग रहे तो हम 2 किलो भी तो देंगे ना, तो ये क्या है, स्टैंडिंग ऑफर है, चालू रहेगा, एक क्वांटिटी फिक्स्ड है या फिर नेक्स्ट टाइम आए आप डिफरेंट क्वांटिटी के साथ। ऑन एट अ सर्टेन डे ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड ही मेक्स अ स्टैंडिंग ऑफर, कि ये चलता रहेगा भैया, 1 महीने का राशन हम आपसे रोज लेते रहेंगे, तो ये क्या है, स्टैंडिंग ऑफर है। ठीक है, the standing offer or a tender is the nature of continuing। mark karo, this amounts to intimate that the offer will be considered remain open during the period specified and it will be accepted। बस एक चीज लिख लो स्टैंडिंग ऑफर और ओपनिंग ऑफर के वहां पे, पीरियड इज स्पेसिफाइड, ये कब तक चलेगा वो फिक्स है, कि साल भर चलेगा, 2 महीने चलेगा, फाइनेंशियल ईयर चलेगा, ये सब फिक्स्ड है, स्पेसिफाइड है। ठीक है, निकिता एक एग्जाम्पल लिखा है, वेयर पी टेंडर टू सप्लाई, थर्ड पैराग्राफ रीड करना ना एक बार। टू ऑल स्टार मार्क करो 1 मिनट। पी टेंडर टू सप्लाई गुड्स टू एल, पी को क्या करना है, गुड्स सप्लाई करना है। ठीक है, अप टू अ सर्टेन अमाउंट और सर्टेन पीरियड, लेटर एल्स ऑर्डर डिड नॉट कम अप टू
मतलब पी को सप्लाई करना था, फिर एल ने क्या किया, ऑर्डर नहीं किया, ठीक है, पी की एक्सपेक्टेशन तक ऑर्डर उसने नहीं किया, पी ने क्या कर दिया, उसको सू कर दिया कि तुमने ऑर्डर क्यों नहीं किया, मेरा तो ओपन ऑफर था, तुमने अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं किया है। ईच ऑर्डर मेड वॉज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एंड पी वॉज बाउंड टू फुलफिल द ऑर्डर्स मेड। जब तक ऑर्डर आया तब तक आपको सप्लाई करते रहना है, बट देयर वॉज नो ऑब्लिगेशन ऑन एल। ओपन ऑफर इसका मतलब ये है क्या कि खरीदते जाओ, ऐसा होता है क्या? दुकान लगी है, लिखा है सेल अप टू 70%, एक बार खरीदने गए, स्टैंडिंग ओपन ऑफर है, कल भी जाओगे तब भी लिखा होगा 70%, तो जरूरी है क्या लेते ही जाना है? अगर नेक्स्ट डे गए और नहीं लेके आए तो वो पकड़ लेते हैं, खरीदा कैसे नहीं तूने मेरे यहाँ से, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इस चीज को लेके आप सूट फाइल नहीं कर सकते, इट्स इन जस्ट ओपन ऑफर फ्रॉम देम। आपको जब तक ऑर्डर करना है आप कर सकते हो, जब आपका मन नहीं है आप उसकी एक्सपेक्टेशन तक ऑर्डर करो, ऐसा नहीं है। ओपन ऑफर है, एक्सेप्टेंस जब तक हमारे पास होगा अलाउड तब तक हम करेंगे, जब तक नीड होगी तब तक हम करेंगे। ये जो इतने केसेस या एग्जाम्पल्स है ना बच्चे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके लिए सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट। चैप्टर बहुत बड़ा है, आपको बार बार लगेगा याद नहीं हो रहा, समझ तो सबको आ गया है। अभी जैसे ऑफर की डेफिनेशन इसलिए मैंने याद करा दी, ऐसे जो कुछ होगा याद कराने वाला वो मैं करा दूंगी। जैसे एसेंशियल्स और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपको याद हो गए। बाकी आपसे पूछा ये ए से बी, बी से डी, ये सारी चीजें होंगी कि एक आध ऐसे छोटा सा केस दे देंगे और बताएंगे कि तुम्हारा क्या, बीइंग कंपनी सेक्रेटरीज, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी इमडेनिटी से लेकर जो अपन ने ई कॉन्ट्रैक्ट्स तक पढ़ा है उसमें से केसेस या डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको नोट्स याद करने हैं। ये वाली सारी चीजें आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने की, कुछ भी घुमा के पूछा तो हमको मतलब पता होना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। जब मैं कह रही हूँ स्पेसिफिक ऑफर, तो मैंने क्या मार्क कराया, सर्टन पर्सन, मतलब कुछ भी केस आया ना तो आप ये देखना कि ऑफर किसको गया है, वो आपसे पूछेगा स्पेसिफाई दिस इज अ जनरल ऑफर और अ स्पेसिफिक ऑफर, तो आपको देखना पड़ेगा सर्टन पर्सन को किया है तो क्या, जनरल। स्पेसिफिक ऑफर अगर लार्ज, पब्लिक एट लार्ज को किया है तो फिर क्या, जनरल। ओपनिंग एंड स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या क्या पड़ा, फिक्स्ड क्वांटिटी एंड स्पेसिफाइड टाइम। अब क्वांटिटी में आगे देखो लिख दिया है उन्होंने, और इन अ क्वांटिटी विच मे बी रिक्वायर्ड, मतलब पहले फिक्स थी, बाद में उसकी जरूरत बढ़ गई तो उसने ज्यादा क्वांटिटी में भी ऑर्डर कर लिया, लेकिन टाइम क्या है यहाँ पे, फिक्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर यानी बार्गेन टाइम्स, एक जन ने बोला, दूसरे ने बोला भैया 10,000 में ले लो, नहीं भैया हमें तो 5,000 में दे दो, ठीक है। अब एन ऑफर मेड अगेंस्ट एन ऑफर ऑलरेडी मेड, एक ऑफर आया है उसके ऊपर आपने क्या किया, एक और ऑफर दे दिया। जब हम पढ़ रहे थे ऊपर क्या था, क्रॉस ऑफर, उसमें सेम टर्म्स में भी हो रहा था या डिफरेंट, क्या वो कंक्लूड हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में कंक्लूड हो रहा था, नहीं हो रहा था, एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा था। वैसे ही काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर भी कोई करता है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट में कंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ऑफर के बदले क्या आना चाहिए बच्चे, एक्सेप्टेंस। ऑफर के बदले काउंटर ऑफर, आपने जो ऑफर किया उसके बदले मैं दूसरा ऑफर कर रहा हूं, तो ये चीज नहीं चलेगी। वही वहां पे भी लिखा हुआ था, इट इज सिमिलर टू एज काउंटर ऑफर, डिफरेंस बेसिकली नहीं, ऑफर जो मैंने भेजा सेम ऑफर अपर आप दे रहे हो तो दिस इज अ क्रॉस ऑफ। अगर मैंने एक ऑफर दिया उसके बदले मोबाइल के साथ मैडम अपनी कार भी दे दो हमको, तो ये क्या है, काउंटर ऑफर, ठीक है। उसमें भी यही है बच्चे, क्रॉस ऑफर में भी वन हैज टू एक्सेप्ट देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंक्लूडेड, क्योंकि ऑफर ऑफर चलता रहा, मैं मोबाइल बेचूंगी, आप बोल रहे मोबाइल बेचूंगी क्या, मैं मोबाइल बेचूंगी, मोबाइल बेचूंगी क्या, ये क्या है, ऑफर ऑफर है। अब ये क्रॉस में चलता जा रहा है, काउंटर ऑफर, मैं मोबाइल 10,000 में बेचूंगी, आप बोल रहे हो 7,000 में बेचूंगी, यहाँ पे वन हैज टू एक्सेप्ट तो ही होगा ना, मैं बोलूंगी वापस 10,000 में बेचूंगी, आप बोलोगे नहीं 7,000 में बेचो, तो ये क्या है, काउंटर ऑफर चलता जा रहा है सेम टर्म्स में। हाँ, A offers to sell his old mobile to B at a price of 10,000, वहां पे भी ये एग्जाम्पल था, वो ओल्ड मोबाइल दे रहा था और सामने वाला बोलता अपना ओल्ड मोबाइल मुझे दे दो। B made a counter offer to purchase the said phone at a price of 9,500, मतलब 10,000 की जगह वो कितना बोला, 9,500 में, दिस इज कॉल्ड अ काउंटर ऑफर। अब दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आज की डेट में इतने चलते नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बाय पोस्ट, ठीक है। पोस्ट मतलब मैंने एक चिट्ठी भेजी, चिट्ठी मिली उसको तो ऑफर हुआ, चिट्ठी एक्सेप्ट की उसने तो एक्सेप्टेंस आया, ये वाली बात है जो पहले चलती थी। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत पुराना है इसलिए अभी तक दिया हुआ है।
देखो, कॉन्ट्रैक्ट बाय पोस्ट आर सब्जेक्ट टू सम रूल्स। पोस्ट में एक्सेप्टेंस कब आता है, ऑफर कब होता है, उसके रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, एन ऑफर बाय पोस्ट में बी एक्सेप्टेड बाय पोस्ट अनलेस द ऑफरर इंडिकेट्स एनीथिंग टू कॉन्ट्री। मैंने पोस्ट किया है, ये क्या है, एक ऑफर है। एन ऑफर इज मेड ओनली व्हेन इट एक्चुअली रीचेस द ऑफरी। ऑफरी कौन हो गया, जिसको ऑफर हमने दिया है, एंड नॉट बिफोर। जैसे ही चिट्ठी उसके पास पहुंची तब क्या हुआ, ऑफर हो गया। ये चीज समझो, एक पर्सन ने ऑफर किया बाय पोस्ट, जब उसने पोस्ट किया ऑफर हुआ क्या, नहीं। जब चिट्ठी पहुंची ऑफर हुआ क्या, हाँ हो गया। चिट्ठी पहुंचना बहुत जरूरी है। An acceptance is made as far as the offerer is concerned as soon as the letter containing acceptance is posted to the offerer and correct address bind the offerer but not the acceptor। अब चिट्ठी पहुंची, उसने पढ़ी, उसको अच्छा लगा प्रपोजल, ठीक है, अब उसको एक्सेप्ट करना है प्रपोजल, तो उसका एक्सेप्टेंस अगर चिट्ठी में लिखा है कि अगर तुम मंदिर के नीचे आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अगर तुम मंदिर के पीछे नहीं आई तो ऑफर क्या है, एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझे वापस चिट्ठी भेजती हो, वो भी एक एक्सेप्टेंस मैं मान लूंगा। तो उसने फिर से पीछे कुछ ना कुछ उसके लिए कहानी लिखी और चिट्ठी वापस भेजी। जब वो चिट्ठी उस तक पहुंच गई तो क्या हो गया, ऑफर एक्सेप्ट हो गया। या फिर उसमें लिखा था मंदिर के पीछे आना, मंदिर के पीछे आने को लिखा है तो भी वो क्या है, एक्सेप्टेंस है, मतलब वो आई तो। नेक्स्ट क्या है, an acceptance bind the acceptor only when the letter containing his acceptance reaches the offerer। जैसे ही चिट्ठी ऑफरर के पास पहुंची तो फिर एक्सेप्टेंस वहां पे बाइंड हो जाएगी, मतलब अब तो उसने जो प्रपोजल दिया था वो उसको फुलफिल करना पड़ेगा। एन ऑफर में बी रिवोक्ड बिफोर द लेटर कंटेनिंग इज एक्सेप्टेंस इन पोस्टेड। अब उसने भेज तो दिया पर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर लड़के को, तो लड़के ने क्या किया, चिट्ठी वापस बुला ली, मतलब वहां पहुंची नहीं, तो उसने क्या कर दिया, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कर दिया। ठीक है, सबको समझ आया। बाय पोस्ट अगर चिट्ठी चली गई, यहां से गई, तो वो क्या ऑफर है, नहीं। उस तक पहुंच गई तो ऑफर है, हाँ। उसने चिट्ठी वापस भेजी, एक्सेप्टेंस है क्या, नहीं। मेरे तक पहुंच गई तो एक्सेप्टेंस है। अगर चिट्ठी में लिखा है मंदिर के पीछे आना तो एक्सेप्टेंस, तो वो आई है, तो कितने अच्छे से समझ आ रहा है, उसको कभी नहीं बोलता है, वो आई तो एक्सेप्टेंस है। उसके बाद फिर अगर चिट्ठी गई और कॉन्फिडेंस नहीं है और रिवोक कर लिया तो क्या है, रिवोकेशन है। ठीक है, अब एक बार बुक के हिसाब से देख लेते हैं। ऑफर मेड बाय पोस्ट में बी एक्सेप्टेड बाय पोस्ट। पोस्ट से भेजा है तो पोस्ट से एक्सेप्ट करेंगे। मे भी लिखा है, मतलब अगर उसने कुछ क्वांटिटी लिखी है तो वैसे एक्सेप्टेंस चलेगा। एन ऑफर इज मेड व्हेन एक्चुअली रीचेस द ऑफरी एंड नॉट बिफोर। चिट्ठी पहुंच गई तो। एन एक्सेप्टेंस इज मेड एज फार एज द ऑफर इज कंसर्न सो एज टू लेटर कंटेनिंग द एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। मतलब अगर एक्सेप्टेंस पोस्ट किया है तो हम मानेंगे कि हाँ आपने एक्सेप्टेंस को पॉइंट दिया, लेकिन मेरे तक पहुंच गई तब हम मानेंगे एक्सेप्टेंस हो गया है। ठीक है, रिवोकेशन पहुंचने के पहले ही हमने क्या कर लिया, रिवोक कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन। अब मैं फोन पे उससे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फोन पे कह रहा हूँ कि आओगी क्या, अब वो ये सुन ही नहीं पाई तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब उसने ये सुन लिया मंदिर के पीछे आना है, ठीक है, अब लेकिन वो एक्सेप्टेंस दे रही है पर मेरे तक आवाज नहीं आ रही है, तो एक्सेप्टेंस है क्या, नहीं। जब तक मेरे को क्लियर वॉइस नहीं आएगी ना तब तक एक्सेप्टेंस भाई नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन are regarded as same in the principle negotiated by the parties in actual presence of each other। सामने बैठ के जो बात हो वैसा का वैसा ही होता है जैसा फोन में बात किया जाता है। फिर लिखा है it is important that acceptance must be audible। audible मतलब क्लियर, सुनाई देना चाहिए। heard and understood by the offerer। मार्क करो, जो मेरी बुक में मार्क्ड होता है ना वो कर लिया करो। रूल्स गवर्निंग द ऑफर, अब ये चीज हमको याद करनी है। ठीक है, रूल्स गवर्निंग द ऑफर। ऑफर मस्ट बी क्लियर, डेफिनाइट एंड कंप्लीट एंड फाइनल। जो भी आप ऑफर दे रहे हो भैया वो आपका क्लियर होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और फाइनल। बाद में चेंज करना अलाउड नहीं है। ठीक है, इट मस्ट नॉट बी वेग। वेग मतलब धुंधला। ठीक है, ऐसी बात नहीं करनी है आपको जो फेक हो या एक्सेप्टेड नहीं हो, बाद में आपको धुंधली हो, क्लियर नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर सामने वाले को
कम्युनिकेट कर देना है भाई। तो सब चैप्टर में दे, मुझे अच्छा लग रहा है तो सब चैप्टर्स में इतना टेंशन दिया कर। द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मे बी मेड बाय एक्सप्रेस वर्ड्स, ओरल और रिटन। पहला पॉइंट क्या हो गया? ऑफर मस्ट बी क्लियर, डेफिनाइट, कंप्लीट एंड फाइनल। फिर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। फिर कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस्ड, ओरल या फिर रिटन होना चाहिए। इम्प्लाइड भी हमको चलेगा, मतलब मुंडी हिलाई तो भी चलेगा, लड़की ने ऐसे ऐसे किया तो भी चलेगा। कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक, जनरल कम्युनिकेशन भी चलेगा और स्पेसिफिक भी चलेगा। ऑफर में भी क्लियर, डेफिनाइट, कंप्लीट एंड फाइनल। इट शुड नॉट बी vague, it should not be vague. Communication of to the offer should be actually communicated. उसके बाद offer must be expressed, oral और written, और implied भी चलेगा। केस लॉ होमवर्क लिखो दोनों, बहुत अच्छे हैं, बीमारी बीमारी को लेके बढ़िया केसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के केसेस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लैंडमार्क तो नहीं है, पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जितने केसेस और एग्जाम्पल्स दिए उसी से क्वेश्चन बनेगा निकिता। मॉड्यूल के ही एग्जैक्ट मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट छप के आएगा, अपने मन से कुछ नहीं देगा वो। तो बेस्ट है कि आप ये केसेस और एग्जाम्पल्स बार बार पढ़ लो, किसी एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। इसलिए होमवर्क दे रही हूँ कि एक बार रीड करो इसको खुद से। एन ऑफर एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? इनवाइट करना होता है कि आओ तो मैं तुम्हें ऑफर दूं, ठीक है। ये ऐसा है कि आओ तो मैं तुम्हें ऑफर दूं। एन इनवाइट टू ट्रीट और एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर, मतलब ऑक्शन में होता है, बिडिंग में होता है, ठीक है, कि आप आओगे तो वहां पे आप ऑफर करोगे, मेरे को इतने में खरीदना है, तो आपने ऑफर दिया है। अ मर स्टेटमेंट ऑफ intention, an announcement of coming to an auction sale, or a mere communication of information in course of negotiation। ठीक है, तीनों पॉइंट्स मार्क करो एक बार। ईशान पहला वाला पढ़ना, ईशांत। हाँ, फिर सेल्फ सर्व, इनविटेशन टू ऑफर। सलोन गए, उसने एक दिया कि इतना 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 चार्जेस लगेगा फॉर एवरी सर्विस, दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। आपको जो सर्विस लेनी है यू कैन चूज। कोई स्टोर गए, वहां पे बहुत सारी चीजें लिखी है विथ एवरीथिंग प्राइस टैग, मतलब एक इंटीरियर वाली शॉप में गए, वहां पे बहुत सारी चीजें रखी है विद अ प्राइस टैग। ये सब क्या है? एक इन्विटेशन टू ऑफर, कि ये दोगे क्या, ये मिलेगा क्या, ये सर्विस मिलेगी क्या, ये क्या है? एक इन्विटेशन टू ऑफर। फिर क्या है? मॉर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। सर लीन एक बार रीड करना। अब टीवी में ऐड आ रही है, कल एक बहुत बड़ी बिडिंग होने वाली है, कल ऑक्शन होने वाला है, जब आप पहुंचे तो वो नहीं हुआ तो सूट फाइल करोगे क्या? भैया आपने बोला था, वही चीज है, अ मोर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, ठीक है। तो इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ एक इन्विटेशन था, नहीं हुआ तो आप ये नहीं बोलो कि सूट फाइल कर दो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अ मोर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कोर्स ऑफ नेगोशिएशन। एक बार हिमांशी रीड करना। पीस ऑफ लैंड। अब न्यूज़पेपर में ऐड आती है, बिल्डिंग बन रही है, एक फ्लैट इतने रुपए का मिलेगा, ठीक है, वो एक ऑफर है, अभी इनविटेशन टू ऑफर है, दैट यू कैन कम, यू कैन नेगोशिएट, आप बता दो आप कितने में खरीदोगे, एंड देन वी कैन कम अप विद अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सब क्या है? एक इनवाइट्स हैं टू ऑफर, जब फाइनल ऑफर क्रिएट होगा, ठीक है। पहला क्या हो गया बच्चे? इन्विटेशन टू ट्रीट और इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। दूसरा क्या हो गया? मर स्टेटमेंट। तीसरा क्या हो गया? मर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन। नहीं, लैप्स ऑफ ऑफर, लैप्स ऑफ ऑफर मतलब
कैंसिल हो गया, फेल हो गया, ठीक है। इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन टाइम, तो फिर ऑफर क्या हो गया, लैप्स हो गया। उसको बोला था कि कल आ जाना, कल नहीं आई तो क्या हो गया, लैप्स हो गया। इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड, और इफ मोड कहा था चिट्ठी वापस भेजना, उसने वैसे एक्सेप्ट नहीं किया। द ऑफरी रिजेक्ट्स इट बाय डिस्टिंक्ट रिफ्यूजल टू द एक्सेप्ट, लड़की ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ईदर द ऑफरर और द ऑफरी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस, दोनों में से कोई एक की डेथ हो गई। द एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस, मतलब कि अगर आपको मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना है, ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले मैंने कोई काम करने बोला है, अगर वो काम नहीं किया तो फिर ऑफर क्या हो गया, लैप्स हो गया। एक्सेप्टेंस करने से पहले एक प्रीसिडेंट कंडीशन लगाइए। उसके बाद द ऑफरी मेक्स अ काउंटर ऑफर, तो ऑफर आपका क्या हो गया, लैप्स हो गया, ठीक है। अब ऑफर कब कब लैप्स होता है, जब नॉट एक्सेप्टेड within specified time, offer is not accepted in the mode prescribed, offer is rejected, फिर both the parties or either party died, फिर acceptor fails to fulfill a condition precedent, और last counter offer, तो offer क्या हो जाएगा, lapse हो जाएगा, ठीक है। स्टार मार्क करो। रिवोकेशन ऑफ ऑफर मतलब अ मर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन कोर्स ऑफ नेगोशिएशन। एग्जाम्पल कि मैंने न्यूज में ऐड डाली है, न्यूज़पेपर में एक ऐड डाली है कि एक पीस ऑफ लैंड मैंने बेचने के लिए रखा है, मैंने एक रेंज ऑफ प्राइस भी उसमें डाल दिया, तो इट्स अ कम्युनिकेशन, इट्स एन इन्फॉर्मेशन कि देयर इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज मतलब बेचने के लिए रखा हुआ है और उसकी सो एंड सो प्राइस है। यू कैन कम एंड नेगोशिएट फॉर इट, मतलब अगर मैंने 1 करोड़ रखा है तो आप बोल सकते हो 90 लाख में दोगे क्या आप, तो इट्स अ कम्युनिकेशन, इट्स एन इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट एन ऑफर कि 1 करोड़ में ही लो, मैंने एक इन्फॉर्मेशन दिया, नेगोशिएट कर सकते हैं। रिवोकेशन ऑफर में भी रिवोक्ड बाय द ऑफरी एट द टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस, बस वहां पे मार्क कर दो। रिवोक कब हो सकता है, एक्सेप्टेंस होने के पहले, एक्सेप्ट कर लिया तो रिवोक कर सकते क्या, नहीं। रिवोकेशन कैसे होगा, जब हमने उसको कम्युनिकेट कर दिया, नोट भाई मैं देखो भेज तो रहा हूं, भेज तो दिया है मैंने ऑफर, तूने एक्सेप्ट नहीं किया है, नोटिस ले ले, मेरे को ऑफर ऑफर क्या चाहिए, अपना वापस चाहिए। बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, 2 दिन का टाइम है, एक्सेप्ट करना है तो करो, 2 दिन क्या हो गए, खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, तो फिर ऑफर, स्लाइट डिफरेंस है बस ये है कि रिवोक कैसे करना है, अब ये है। लैप्स क्या है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, रिवोकेशन में यू, हाँ इंटेंशनली यू कम अप एंड से कि यार मेरे को ऑफर क्या करना है, अपना वापस करना है, नाउ इट इज नॉट फॉर यू। पहले क्या है, नोटिस दे दिया, दूसरा क्या हो गया, जितने दिन में एक्सेप्ट करने बोला था वो आपने उतने टाइम में नहीं किया, फेलर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट, ये अपन ने लैप्स ऑफ ऑफर में भी पढ़ी थी पॉइंट, तो जो कंडीशन बोली करने को फुलफिल वो उसने नहीं करी, और बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, खुद वो पर्सन की डेथ हो गई या उसको पागलपन हो गया, तो फिर ऑफर वो रिवोक कर सकता है। रीकॉन्ट्रैक्ट करो, रीकॉन्ट्रैक्ट करो फिर। ड्राफ्टिंग ही तो है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ड्राफ्ट्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। एक्सेप्टेंस, अ कॉन्ट्रैक्ट इमर्जेस फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एक्सेप्टेंस से बनता है, ऑफर आया, एक्सेप्टेंस आया तो क्या बना, कॉन्ट्रैक्ट बना। अब पहले हमने क्या पढ़ा, ऐसे कौन से अग्रीमेंट्स है जो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, कौन कौन से, सोशल मैटर्स और हस्बैंड वाइफ। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चे, असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, ऑफर क्या होता है, ऑफर में हमने क्या पढ़ा, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर। मैं नहीं बोलूं तो तुमको बोलना ही नहीं है, इतने ही थे क्या, कॉन्ट्रैक्ट बाय पोस्ट और कॉन्ट्रैक्ट बाय टेलीफोन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, और फिर हमने पढ़ा इनविटेशन टू ऑफर, जिसमें 3 पॉइंट्स, एक मोर इंटेंशन, मोर कम्युनिकेशन और इनविटेशन टू ऑफर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चे, लैप्स ऑफ ऑफर और रिवोकेशन ऑफ ऑफर। फिर आ जाते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के रूल्स क्या है, पहला क्या है, बाय मे बी एक्सप्रेस, स्पोकन वर्ड्स और रिटन और इम्प्लाइड, जैसे ऑफर होता है, ऑफर भी बाय वर्ड्स, रिटन और इम्प्लाइड हो सकता है, वैसे एक्सेप्टेंस भी बाय वर्ड, बाय स्पोकन, बाय रिटन और इम्प्लाइड हो सकता है। इम्प्लाइड इज कंडक्टेड,
जेस्टर्स. इफ अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब, तो वो एक्सेप्टेंस उसी तरीके से देने. उसको मैंने क्या ऑफर किया था, कहाँ पे आना, मंदिर के पीछे. मंदिर के पीछे आएगी तो ही एक्सेप्टेंस माना जाएगा. फिर एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट. अनक्वालिफाइड मतलब विदाउट एनी कंडीशंस, क्लियर कट अनक्वालिफाइड, उसमें कुछ भी पॉइंटर्स नहीं होने चाहिए. एब्सोल्यूट होनी चाहिए, जो आपने ऑफर किया एज इट इज एक्सेप्ट किया. कुछ भी काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर्स अलाउड नहीं है. द काउंटर ऑफर और कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑपरेट्स एज रिजेक्शन ऑफ ऑफर. काउंटर ऑफर क्या हो गया यहाँ पे, रिजेक्शन. क्या दिक्कत है, हाँ वो पढ़ने में अब वो पीछे ही चला गया है, इसलिए पीछे से सबको परेशान कर रहा है. चलो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर फॉर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट द मूवमेंट. कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का बहुत जरूरी है. मोर साइलेंस ऑन द पैड, कुछ भी नहीं बोला तो एक्सेप्टेंस है क्या, नहीं है. एक्सेप्टेंस के रूल समझो. पहला क्या है, एक्सप्रेस करना है. कैसे, स्पोकन वर्ड्स, वेरी गुड, रिटन और इम्प्लाइड. उसके बाद एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, जो प्रिस्क्राइब्ड है वैसा एक्सेप्टेंस. थर्ड, अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट होना चाहिए. फिर काउंटर ऑफर, कंडीशनल ऑफर करूंगी तो रिजेक्शन ऑफ ऑफर. फिर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर. मोर साइलेंस इज एन एक्सेप्टेंस क्या, नो. फिर है, इफ द ऑफर इज वन विच इज एक्सेप्टेड बाय बीइंग एक्टेड अपॉन, नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफरर इज नेसेसरी. मतलब कि अगर आपको बोला है एक्सेप्ट करने के लिए मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, पर सीधे एक्शन करके दिखाओ. मतलब कि अगर मैंने कोई चीज ऑर्डर की, सीधे आपने क्या किया, ट्रक चढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर. क्योंकि हमने कहा था वो काम करने के लिए, तो आपने सीधे वो काम किया. द एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम बिफोर द ऑफर इज लैप्स. विद इन अ पीरियड टाइम आपको क्या कर देना है, एक्सेप्टेंस दे देना है. 4 साल बाद बोल रहे भाई तूने एक ऑफर दिया था मैं आज एक्सेप्ट करता हूं, तो वो अलाउड नहीं है. ऑफर क्या हो चुका है, लैप्स हो चुका है. एक्सेप्टेंस की एक बार और बस रूल्स बता दो. पहला क्या है बच्चे, एक्सप्रेस होना चाहिए. दूसरा, जो कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड है वो पूरी होनी चाहिए. तीसरा, अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट होना चाहिए. चौथा, काउंटर और कंडीशन ऑफर नहीं होना चाहिए. पांचवा, कम्युनिकेशन जरूरी है. मोर साइलेंस इज अ एक्सेप्टेंस नहीं. और फिर जो ऑफर में किसी में एक्ट करने बोला है तो वो एक्ट करके ही चलेगा, कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है. रीजनेबल टाइम में कम्युनिकेट करके एक्सेप्ट कर लो. फिर आता है कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न में होना चाहिए. अच्छा, ग्रेटिट्यूड कॉन्ट्रैक्ट कल अपन पढ़ते हैं, ग्रेटिट्यूड बेलमेंट विदाउट एनी कंसिडरेशन. ठीक है, अब क्या होता है ना, कंसिडरेशन का असेंशियल पार्ट यही है कि कॉन्ट्रैक्ट का असेंशियल पार्ट यही है कि उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए. मतलब मैं अगर कुछ ऑफर कर रहा हूं तो बदले में आपको मुझे कुछ ना कुछ पैसे देने ही हैं. कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ. सेल ऑफ गुड एक्ट में क्लियरली बोला था मनी शुड बी अ कंसिडरेशन. ठीक है, इधर पे मनी नहीं पर कुछ भी चलेगा इन रिटर्न. सर्विस दी, आपने भी सर्विस दी, दूसरे टाइप की रॉ मटेरियल भेजा तो आपने प्रोडक्ट बना के दे दिया उसको. बोथ वेज कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए. लिखो, कंसिडर मार्क करो, इज वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. If A promises to make a gift of rupees 500 to B, subsequently changes his mind, B cannot succeed against A for breach of promise. क्योंकि उसने बदले में कुछ मांगा था क्या, नहीं, सिर्फ क्या बोला था, 500 रुपए गिफ्ट दूंगा. डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, मैंने ऑफर की डेफिनेशन याद कराई थी. ऑफर क्या है, प्रपोजल है जिसमें क्या एक्सप्रेस कर रहा था वो, अपनी विलिंगनेस टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. ऐसी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन यानी एन एक्ट और फोरबियंस ऑफ वन पार्टी, कोई चीज करना या कोई चीज नहीं करना. और द प्रॉमिस देयर ऑफ इज द प्राइस ऑफ विच प्रॉमिस इज अदर इज बॉट. ठीक है, कोई भी चीज इन रिटर्न, कोई एक्ट या कुछ पैसा, कुछ भी इन रिटर्न आप लेके आए हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन. कंसिडरेशन की डेफिनेशन अब याद करो. व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग. कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है बच्चे, व्हेन एट अ desire of a promiser the promisee or any other person does any act or abstain from doing. फिर से याद करो, when at consideration क्या है, when at a desire of promiser promisee does any act, abstain from
doing, ठीक है, और does और abstain from doing, promises to or to do और abstain from doing, कोई काम वो कर दे, पहले चीज है वो काम करेगा या करके देगा या नहीं करके देगा, एक या तो वो कर दिया है या नहीं किया है, और लास्ट या तो उसने वो चीज प्रॉमिस करी है कि कर दूंगा और या नहीं करके दूंगा, दोनों चीज लिखिए, मार्क करो। एनी पर्सन हैज डन, डज और विल डू, क्या क्या चीज है, हैज डन, डज और विल डू। Such act or abstain or promise is called consideration for the promise. Consideration की definition, when at the desire of promiser, promisee does, done या फिर will do या फिर abstain from doing anything which it is called a consideration, any act it is called a consideration. Consideration at the desire of promiser, consideration may move from promisee to any other person. पहला पॉइंट क्या लिखा है, कंसिडरेशन एज अ डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, भाई मैं तेरे को ये ऑफर कर रहा हूं, तू मुझे बदले में ये देना, तो ये क्या हो गया, कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। द एक्ट बिगिंस व्हेन द स्टेटमेंट दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रॉमिसर। एग्जांपल देखो, इफ ए रशेस टू बीज हेल्प हुज हाउस इज ऑन फायर, देयर इज नो कंसिडरेशन बट अ वॉलंटरी एक्ट। ये देखो, एक घर है, कितना गंदा घर है, एक घर है जिसमें क्या लग गई है, आग लग गई है, ठीक है, इसने बोला बचाओ बचाओ बचाओ, तो इसने क्या सब बी को बोला क्या, बी बचाओ, मैं तुम्हें वॉलंटरी गिफ्ट दूं, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ बदले में दूंगा, ऐसा इसने नहीं बोला, बी उचक के आ गया, पानी वानी डालने लग गया और इसके घर को बचा लिया, ठीक है, इसने ये क्या किया, बी ने वॉलंटरी किया। अब बी थोड़े टाइम बाद जब सब सेटल हो गया, उसने रोना धोना बंद कर दिया, बोला इसके बदले के पैसे दो, उसने तुमको बुलाया था क्या, नहीं, ठीक है, अगर वो तुमको बुलाता कि बी तुम मेरी हेल्प करने आओ, तो वो कंसिडरेशन डिमांड कर सकता है, ठीक है। There is a good consideration as B did not wish to do act gratuitously. अगर वो voluntary कर रहा है तो no consideration, और अगर बुला के कर रहा है तो फिर consideration जरूरी है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी टू अनदर पर्सन, इंग्लिश लॉ बोलता है बच्चे, कंसिडरेशन must move from promisee so as to stranger to the consideration cannot warn the contract. हमें इंग्लिश लॉ से मतलब नहीं, हमारा इंडियन लॉ, नीचे देखो इंडियन लॉ क्या बोल रहा है, however consideration may move from promisee to another person so that a stranger that the consideration may maintain a suit. मतलब कि मम्मी पापा ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी, हमारे बच्चे को, तो बच्चा कौन है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो वो स्ट्रेंजर ही है, उन दोनों का भले बेटा हो पर कॉन्ट्रैक्ट लिए क्या है, स्ट्रेंजर। तो कंसिडरेशन में मूव, हाँ हाँ, तुम पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके बच्चे पहले, हाँ हाँ, करेक्ट, गुड, वेरी गुड। तो अभी अगर बच्चे को पैसे देने हैं तो वो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर है, प्रॉपर्टी किसको देनी है, बच्चे को, यहाँ पे वो क्या है, स्ट्रेंजर, तो हम कहते हैं कंसिडरेशन में मूव टू अ थर्ड पर्सन ऑल्सो, इंडियन लॉ, ठीक है, इंग्लिश लॉ इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, वो कहता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम ही कंसिडरेशन लो और तुम ही प्रॉमिस फुलफिल करो, लेकिन इंडियन लॉ कहता है थर्ड पर्सन स्ट्रेंजर के लिए भी हम कंसिडरेशन को कंसिडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है चिन्नय वर्सेस रमैया केस, स्टार मार्क करो इसको। इसमें क्या होता है, एक मॉम होती है, वो अपनी बेटी को हाँ गिफ्ट करती है घर, ठीक है, कंडीशन लगाती है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट कर रही हूं और इसमें से कुछ ना कुछ मेंटेनेंस तुम्हें मेरे भाई को देना है, मतलब मामा जी को, ठीक है, बेटी थोड़े दिन में होशियार हो जाती है और बोलती है अब मैं नहीं दूंगी तुमको पैसा, क्या मामा जी सूट फाइल कर सकते हैं, बेटी ने बोला मुझे तुमसे क्या कंसिडरेशन मिला है जो तुम मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर रहे हो, यहाँ पे मम्मी ने तुमको जो घर दिया है इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में बी मूव टू अ थर्ड पर्सन। जिसको नहीं समझ आया दोबारा पूछो क्योंकि इससे क्वेश्चन फ्रेम होता है कि कंसिडरेशन में मूव टू अ स्ट्रेंजर, यहाँ पे आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन और ये दो पॉइंट्स एक्सप्रेस करने पड़ेंगे। देख लो एक बार केस, अ लेडी बाय द डीड ऑफ द गिफ्ट मेड ओवर अ सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर daughter, directing her to pay an annuity to the donor's brother has as had been done by the donor herself before she gifted the property. मैं पहले देती रहती थी मामा को, अब मैं प्रॉपर्टी तुमको ट्रांसफर कर रही हूँ, तुमको भी मामा को गिफ्ट देते रहना।
On the same day, daughter executed in writing in favor of the donor, brother agreeing to pay the annuity. उसने agree कर लिया कि ठीक है चलेगा. Afterwards, the donee यानी daughter declined to fulfill the promise to pay her uncle, saying that no consideration has moved to him. क्या बोली वो? तुमसे मुझे कोई consideration नहीं मिला है तो मैं तुम्हें कोई annuity नहीं दूंगी. कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने हेल्ड किया अंकल could sue, अंकल सूट फाइल कर सकते हैं, even though no part of the consideration received by his niece, मतलब वो बेटी को उससे कोई कंसिडरेशन नहीं मिला था, फिर भी वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है. क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन फ्रॉम हर मदर वाज सफिशिएंट कंसिडरेशन. क्लियर है सबको? इंग्लिश समझ आ गई? किसी को कोई डाउट है लाइन में? कोई? इसी के जस्ट नीचे उन्होंने दिया है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बस दे रही हूँ ब्रेक, दे रही हूँ. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब थर्ड पार्टी. ओनली कॉन्ट्रैक्ट शुड बी प्राइवेट. प्रिविटी से याद रखो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी प्राइवेट. नो थर्ड पर्सन कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट. तुम्हारे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, थर्ड पर्सन कौन होता है? बोलने वाला. ये बात होती है. तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली यही कहता है कि नो अदर थर्ड पर्सन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. कोई थर्ड पर्सन सूट फाइल नहीं कर सकता. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, इसके कुछ एक्सेप्शन. सिर्फ अभी एक्सेप्शंस नहीं पढ़ा रही, सिर्फ स्टिकी नोट में एक चीज लिख लो. लिखो स्टिकी नोट और ये मार्क करो. स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू बोथ अंडर इंग्लिश और इंडियन लॉ. स्टिकी नोट लगाओ. फिर ब्रेक दे रही हूं मैं तुमको. एक काम करो, 5 मिनट और पढ़ लो, फिर छोड़ दूंगी यहाँ तो. हाँ, स्टिकी नोट लिख के बस एक्सेप्शंस पढ़ लेते, फिर छोड़ दूंगी. अच्छे एक्सेप्शंस, अब सिर्फ केसेस सुनने हैं तुमको और कुछ नहीं. ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखो 1. स्टिकी नोट में लिखो एग्जाम्पल 1. प्रिविटी के नीचे ही लगाना है इसको. ठीक है. डी सप्लाइज टायर टू अ होलसेलर एक्स. डी दीपक सप्लायर्स टायर टू होलसेलर. दीपक सप्लाइज टायर्स. दीपक बोला ना, नहीं समझ आया, डी ई ऐसे कर रहे थे. टायर्स टू होलसेलर राजू. होलसेलर राजू. हु सोल्ड देम टू सत्तू. हु सोल्ड देम टू सत्तू. दीपक सप्लाई टायर्स टू होलसेलर राजू who sold them to Sattu with a condition not to sell below a certain price. With a condition not to sell below a certain price. Full stop. Below a certain price. When Sattu violated this, Deepak couldn't sue S. कहाँ तक लिखा? बेरुदा कहाँ बोल रहे हैं? Certain price. When Sattu violated it, Deepak couldn't sue S. When Sattu violated this, Deepak couldn't sue S as there was no direct contract between them. Contract किसके बीच में हुआ था? सत्तू के साथ. मैंने क्या? राजू और सत्तू के बीच में ना. दीपक और राजू के बीच में. यहाँ पे वो सत्तू को केस फाइल नहीं कर सकता. समझ आया? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दीपक ने सप्लाई किसको किया? राजू को. राजू ने किसको बेचा? सत्तू को, कि इतने प्राइस के कम में मत बेचना. सत्तू ने कितने में भी बेचा, इससे दीपक को कोई लेना देना है नहीं. राजू और सत्तू का कॉन्ट्रैक्ट है, वो दोनों समझेंगे, आपस में निपटो. एक और एग्जाम्पल लिख लो. अरे इसी को कह रही हूं. क्या पूछ रही है? Who sold them to, मतलब वो गुड्स हैं बच्चे, टायर्स हैं वो. कॉन्ट्रैक्ट दीपक और सत्तू राजू के बीच में हुआ, फिर राजू और सत्तू के बीच में हुआ. तो राजू और सत्तू के कॉन्ट्रैक्ट में दीपक घुस सकता है क्या? नहीं घुस सकता. ठीक है. ये जो एग्जाम्पल है सत्तू और दीपक वाला, ये आपकी बुक में दिया है, उसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से फ्रेम किया. तो डनलॉप यूनिटिक टायर वर्सेस सेल्फ्रिज, इसी को एग्जाम्पल में मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है, इसी केस को. ठीक है. नेक्स्ट है एक और लिख लो, ट्वेडल वर्सेस वो नीचे वाला जो है केस,
ट्वेडल वर्सेस टिंको, ये सब मत लिखो, सीधे एग्जाम्पल लिखो. अ फादर एंड फादर इन लॉ, a father and father-in-law promise to pay money, a father and father-in-law promise to pay money to a newly-wed boy, to a newly-wed boy, नए नए शादी हुआ था, उसके पप्पा और उसके ससुर ने बोला हम इसको पैसे देंगे. कॉन्ट्रैक्ट पप्पा और सन के बीच में था. फादर इन लॉ, चलो ठीक है मैं भी दे दूंगा. व्हेन दे बोथ डाइड, father and father-in-law both died. When they both died, the boy couldn't sue the father-in-law executors. The boy couldn't sue father-in-law executors, मतलब उसके घर वाले. ठीक है, ससुर जी के घर वालों को वो सूट फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज ही वॉजेंट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज ही वॉजेंट अ, the boy couldn't sue the father-in-law executors because he wasn't a party to contract. समझ आया? बिकॉज ही वॉज इन द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? पप्पा और ससुर के बीच में, तो उसको उंगली करने की जरूरत नहीं है. देखो एक्सेप्शंस में मैं तुमको रीड कहां तक लिखा बच्चे? बिकॉज ही वॉजेंट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अभी हमने पढ़ा ना, वो अंकल जी घुस के आ गए थे, मामा जी. क्यों घुस के आ गए थे वो? क्योंकि वो बेनिफिशियरी था कॉन्ट्रैक्ट में. वो कौन था? बेनिफिशियरी. कि हम, मैं तेरे को गिफ्ट कर रही हूं लेकिन कुछ बेनिफिट्स उसको पास होने चाहिए. ठीक है, अब इसके एक्सेप्शंस हैं. अब जनरल रूल क्या है? नो स्ट्रेंजर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट. अब इसका एक्सेप्शन है पहला, सिर्फ मार्क करो, बेनिफिशियरी अंडर एन अग्रीमेंट टू क्रिएट अ ट्रस्ट. सिर्फ मेरे एग्जाम्पल सुनते जाओ आप लोग, ठीक है? एक पापा है, ठीक है, राजू पापा. इसके दो बेटे हैं, ठीक है, एक बड़ा बेटा है और एक छोटा बेटा है. ठीक है, बड़े बेटे और पापा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया. जब ये छोटा बेटा बड़ा हो जाएगा तो हमें इस, अभी मैं एक प्रॉपर्टी तेरे को ट्रस्ट पे दे रहा हूं, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? छोटे बेटे की. तब तक इसको किस लिए होल्ड करना है? बड़े बेटे को ट्रस्ट के लिए, एज अ ट्रस्टी होल्ड करना है. अल्टीमेट बेनिफिट्स किसके हैं? छोटे बेटे के. जब टाइम आया देने का तो छोटे बेटे ने उस पे सूट फाइल किया बड़े बेटे के कि प्रॉपर्टी मेरी है. बड़े बेटे ने बोला पापा और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, तुम क्यों बीच में आए? तो वो क्यों आ सकता है? क्योंकि वो कौन है? बेनिफिशियरी है ऑफ द ट्रस्ट. क्लियर है सबको? वहां पे लिखो ट्रस्ट फादर सन फॉर अ यंगर सन. ट्रस्ट फादर डैश सन फॉर यंगर सन. याद आ जाएगा इससे आपको? फादर डैश सन फॉर अ यंगर सन, और ऊपर हेडिंग ट्रस्ट. नेक्स्ट में मार्क करो असाइनी. नेक्स्ट में मार्क करो असाइनी. जब हम इंश्योरेंस कराते हैं बच्चे, लाइफ इंश्योरेंस, अगर उस पर्सन की लाइफ नहीं है तो हम इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करते हैं. वो बोलेंगे वो आदमी नहीं रहा, तुम क्यों है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो उसके साथ हुआ था, उसकी जिंदगी का था. ऐसा नहीं होता है ना. अब वो चला गया है तो उसके सारे राइट्स किसको? उसके घर वालों को असाइन हो गए. तो जो असाइनी है उसके पास राइट है कि वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है. ठीक है, तो वहां लिखो एग्जाम्पल इंश्योरेंस, वहां पे दिया भी इन केस ऑफ डेथ can sue upon the contract for enforcement of his rights, title and interest. क्योंकि वो तो चलेगा, अब हमारा इंटरेस्ट अभी भी उसमें है. इंश्योरेंस लिखा सबने? चलो थर्ड पॉइंट है फैमिली अरेंजमेंट. वहां पे बस मार्क करो फैमिली अरेंजमेंट. एक हस्बैंड वाइफ है, चलो ऐसे समझो, तीन बेटे हैं.
तीनों बेटे बढ़िया पैसा कमाते हैं, ठीक है। तीनों बेटों ने प्रॉमिस किया, आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, हर महीने अपन 20-20 हजार तीनों निकाल के मम्मी को देंगे, ठीक है। क्या बोला, एक दिन तीनों की लड़ाई हो गई और तीनों ने बोला नहीं देंगे अब 20 हजार, ठीक है। मम्मी को तो 20 हजार बढ़िया मिल रहे थे, किटी पार्टी हो रही थी, शॉपिंग हो रही थी, सलोन जा रही थी, अब उसके 20-20 हजार आना बंद हो गए। मम्मी ने केस फाइल कर दिया कि मेरे तीन बेटों ने 20-20 हजार देने का प्रॉमिस किया था, मुझे इनके अगेंस्ट सूट फाइल करना है क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे मम्मी के बीच में मम्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या, नहीं, आपस में किया था, क्या वो ऐसे एंटर कर सकती है, नहीं, पर क्योंकि वो फैमिली अरेंजमेंट था इसलिए वो सूट फाइल कर सकती है, ठीक है। फैमिली अरेंजमेंट में हम सूट फाइल कर सकते हैं। वहां लिखो फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट, 3 son 2 mom, 3 son फैमिली सेटलमेंट, 3 son 2 mom, 2 mom मतलब वो पैसे दे रहे थे ना, लिख दो 20,000 टू मॉम, 3 son 20,000 टू मॉम, टू मॉम नहीं बच्चे, टी और टू मॉम, 3 son 2 मम्मी। अब एक बस 3 पॉइंट्स बचे फिर छोड़ दूंगी। इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, अब क्या है इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब कि अगर थर्ड पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है, एक्नॉलेज कर लेती है, एक्नॉलेज मतलब मान लेती है कि मेरी कुछ ना कुछ लाइबिलिटी है, तो उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना ही पड़ता है। वहां लिखो एडमिट्स लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन। अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। एडमिट्स लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन, दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, दो लोग बात कर रहे हैं, एडमिट्स लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन। वहां पे एग्जाम्पल भी दिया है, ए रिसीव्स मनी फ्रॉम बी बाय पेइंग फॉर पेइंग टू सी। ए को पैसे मिले हैं किससे, बी से, किसको पे करना है जाके, सी को, एंड एडमिट्स टू सी द रिसीट ऑफ दैट अमाउंट। ए कॉन्स्टिट्यूट हिमसेल्फ एज द एजेंट ऑफ सी। यहाँ पे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, सी का कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन उसने एडमिट किया कि मुझे उसको कुछ ना कुछ पैसे देने, तो अभी थर्ड पार्टी को सुन लिया उसने कि मुझे पैसे देने हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है क्योंकि उसने एडमिट किया, एक्नॉलेज किया कि थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी है, ठीक है। फिर है व्हेन द प्रोमिसर बाय हिज ओन कंडक्ट इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग हिज लाइबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस, द पर्सन हु इज नॉट द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू टू मेक द प्रोमिसर लाइबल। अब क्या हुआ, वैसे ही एग्जाम्पल है सिमिलर, ए बी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि भाई ये जो कार है ना वो रिपेयर कर दो, कार क्या कर दो, रिपेयर कर दो, मैं सी को बेच रहा हूं, मैं सी को बेच रहा हूं। यहाँ पे सी ने क्या कर दिया, सुन लिया, ठीक है, और सी ने कुछ भी नहीं बोला, सी ने कुछ भी नहीं बोला, वो उसको बोलना चाहिए ना, हाँ उसको बोलना चाहिए ना कि आप, नहीं कौन सी कार की बात तो हुई नहीं है, कब, कितने पैसे में, कुछ भी बात नहीं हुई है। यहाँ पे अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में था, नाउ सी हैज एंटर्ड, कि कल को अगर वो बोलेगा कार बेचने के तो बोल रहा था ना, तो यहाँ पे ना ए ने कुछ बोला था ना बी ने, और बस ए ने एक्सेप्ट किया कि मुझे कार बेचनी है। एस स्टॉप मतलब हम सामने वाले को चुप करा देते हैं कि आप कुछ भी मत बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे वो ना डिनाई कर पाया ना कुछ कर पाया, तो यहाँ पे सी भी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, कि कार क्या करनी है, रिपेयर करनी, उसने आगे एक स्टेटमेंट भी पास किया, कार रिपेयर कर दो मुझे सी को बेचनी है। यहाँ पे सी ने कुछ बोला क्या, नहीं, क्या सी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था क्या, नहीं, सी क्या है, स्ट्रेंजर है, पर स्टिल ही कैन एंटर बिकॉज यहाँ पे वो एस स्टॉप था, कुछ भी नहीं बोला, उसने डिनाई भी नहीं किया इस चीज को, ठीक है। लास्ट है, in case when a person makes a promise to an individual for the benefit of a third party or creates a charge, creates a charge। अब मेरे को क्या है, मेरे को आपको मैंने एक घर गिफ्ट किया है, ठीक है, आपको मैंने क्या किया है, एक घर गिफ्ट किया, लेकिन सेम घर मैंने लोन लेने के लिए बैंक के पास चार्ज क्रिएट किया हुआ है। अब बैंक यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, हमारे बीच में। अब मैंने बैंक का लोन नहीं पे किया, आती है बैंक कि घर तो हमारा है, चार्ज क्रिएटेड था, हमें इसमें से पैसा निकलवाना पड़ेगा। आप ये बोल सकते हो ना हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, आप कैसे घर लेने आ सकते हो, लेकिन अगर चार्ज क्रिएटेड है तो वो भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। तो मार्क करो, क्रिएट्स अ चार्ज ऑन सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। चार्ज पे मैंने बॉक्स बनाया है ना, वहां आगे लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी।
बस, ठीक है। काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन हम कल पढ़ेंगे। शुरू से देखो हमने क्या क्या पढ़ा आज। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चे, अग्रीमेंट था। अग्रीमेंट के बाद क्या था बच्चे कि कौन से अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, सोशल मैटर्स और हस्बैंड वाइफ। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चे, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, उसके बाद लीगल रिलेशन। उसके बाद क्या पढ़ा बच्चे, असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा। उसके बाद लॉ रिलेटिंग टू, ठीक है ना। उसके बाद इंडेनिटी, वो तो आपको पता है, मेन पॉइंट बताया, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद ऑफर, एक्सेप्टेंस और प्रपोजल, और वो एक्सेप्टेंस और फिर कंसिडरेशन। अब ऑफर में अपन ने पढ़ा उसके रूल्स और उसके टाइप्स, फिर लैप्स ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, फिर अपन ने पढ़ा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के रूल्स। उसके बाद हमने पढ़ा इनविटेशन टू ऑफर, वो सब भी देखा, और फिर आप कंसिडरेशन देख लिया, ठीक है। कंसिडरेशन में हमने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कल हम पढ़ेंगे कंसिडरेशन, ठीक है, गुड।